हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और करते हैं इस सीरीज का इस वीडियो में सेट नंबर 11। हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है सेट नंबर 10 तक। ये हमारा सेट नंबर 11 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियोज़ के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो अगर आप प्रीवियस सेट्स को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले टैब में जाएँ और वहाँ पर प्लेलिस्ट को चेक करें। 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, सारे ही प्रीवियस सेट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये आईडी है, या फिर आपके मोबाइल में जो स्कैनर है उस स्कैनर से इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आप सीधा इस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइएगा। वहां पर ज्वाइन बटन क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और करते हैं प्रश्नों को। एम्फीबियन यानी कि उभयचर पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो जो आपका ब्रायोफाइटा समूह है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो जो ब्रायोफाइटा समूह है उसमें जो पादप आते हैं उसे हम लोग उभयचर बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। तो आंसर हमारा ब्रायोफाइटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा समूह के जो पादप होते हैं वो होते स्थलीय हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी से ज़्यादा दूर वो नहीं जा सकते हैं, पानी पर वो डिपेंडेंट है। होने को ये स्थलीय होते हैं लेकिन पानी पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसे उभयचर बोलते हैं। असंवहनी पादप हम लोग किसे बोलते हैं? थैलोफाइट और ब्रायोफाइट को, यानी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा समूह के अंदर जो पादप आते हैं उसे हम लोग असंवहनी पादप बोलते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। नॉन वेस्कुलर, असंवहनी कहने का मतलब इनके पास जाइलम टिश्यू नहीं होगा और इनके पास फ्लोएम टिश्यू भी नहीं होगा। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, ये दोनों ही उत्तक नहीं होते हैं थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, इसीलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं असंवहनी पादप। जिनमें होगा उसे हम लोग संवहनी पादप बोलेंगे। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सारे आपके संवहनी पादप होते हैं। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट है और ब्रायोफाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर। प्रथम स्थलीय संवहनी पादप टेरिडोफाइट। तो सवाल को ध्यान से देखिएगा, अगर केवल स्थलीय पादप है तो ब्रायोफाइट हमारा आंसर होगा, अगर स्थलीय संवहनी पादप है तब हमारा आंसर टेरिडोफाइट होगा। पुष्पी पादप हम लोग एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो कि क्लोरोफिल चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए। ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? लाइट एनर्जी को, या फिर बोल दो लाइट को ट्रैप करता है, अवशोषित करता है। तो कौन से रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है? नीला और लाल। सबसे ज़्यादा लाल और नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसे अवशोषित करता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे अच्छा लाल प्रकाश में होता है और उससे कम नीला प्रकाश में, यानी दोनों में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है दोनों रंग के प्रकाश में, लेकिन लाल और नीला में से भी लाल में ज़्यादा होता है। हरे रंग के प्रकाश में जो फोटोसिंथेसिस रेट है ये बहुत ही कम होता है। या फिर सवाल ये आ जाए कि कौन से रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो आंसर आपका हरा होगा। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, पेड़ की ऊंचाइयां तो आप जानते ही हो, पेड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार होता है वो है ट्रांसपीरेशन पुल, जिसे बोलते हैं हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कर्षण। वाष्पोत्सर्जन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत ऊंचाई तक पानी जो पहुंचता है इसके पीछे कारण होता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ट्रांसपीरेशन पुल। तो बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये आप जानते हो। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवण के ऊपरी गति में सहायक। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है? जल का अवशोषण होता है जड़ों से पत्तियों तक। उसके बाद जल और उसमें जो खनिज घुले हुए हैं, जो लवण घुले हुए हैं, वो सारे जो है ऊपर की ओर गति करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का अवशोषण होगा, फिर ये जल जो है ऊपर पत्तियों तक पहुंचेगा और जल के साथ साथ जो खनिज है जो उसमें घुले हुए हैं वो सारे भी ऊपर पहुंच जाएंगे, इसी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। जल के वहन में मूल दाव रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। देखिए, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए दो चीज़ें हैं, एक को बोलते हैं रूट प्रेशर यानी कि मूल दाव, दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण यानी कि ट्रांसपीरेशन पुल।
ये जो मूल दाब है, रूट प्रेशर है, ये इफेक्टिव होता है रात के समय में, क्योंकि रात के समय में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, स्टोमेटा बंद होता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि मूल दाब जो है या फिर मूल दबाव जो है या मूल दाब जो है या रूट प्रेशर जो है, ये कम ऊंचाई तक पानी को पहुंचाने में सहायक है, बहुत ही कम हाइट तक, ज़्यादा हाइट नहीं, बहुत ही कम हाइट तक जो है पानी को पहुंचाने में सहायक है। अब इस तरह के जो प्लांट है जो लंबे लंबे होते हैं, मूल दाब तो पहुंचा ही नहीं सकता, मूल दाब के कारण पानी ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, कोई काम का ही नहीं है ये। काम का कौन है? वाष्पोत्सर्जन कर्षण। ठीक है, तो दिन में जब रंध्र खुलते हैं तब वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट की एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? मैंने आपसे कई बार कहा हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो आपका ये प्लास्टिड है, लवक प्लास्टिड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड का ही टाइप है, इन दोनों के पास क्या होता है कि खुद का डीएनए होता है, और खुद का राइबोसोम होता है। क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेट कर जाते हैं। तो केवल डीएनए की उपस्थिति, आरएनए की अनुपस्थिति, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए डीएनए तो है ही, जो राइबोसोम है ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन से, अब क्योंकि राइबोसोम विकल्प में नहीं है, यहाँ पर आरएनए दिया हुआ है, तो ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा है ना, अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ देना, सेम सवाल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी पूछा जा सकता है और आंसर हमारा सेम होगा सी। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया डाल दो तो भी हमारा आंसर सी होगा। तो काफ़ी यूनिक फीचर है ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास, जो बाकी सारे कोशिकांग के पास नहीं है। याद रखिएगा, ये जो प्लास्टिड है केवल और केवल मिलता है पादप कोशिका में। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। संयोजी ऊतक जो है हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्ड, सबसे कठोर जो संयोजी ऊतक है वो तो है हड्डी, बोन। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जिसे हम लोग हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। तो उपास्थि जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसे हम मोड़ सकते हैं। हड्डियों को आप नहीं मोड़ सकते हो, लेकिन उपास्थि को मोड़ सकते हो। उपास्थि के बारे में कुछ पॉइंट्स आप याद रखें। संयोजी ऊतक है, कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है, इनके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। जो ये कार्टिलेज है ना, इनका जो मैट्रिक्स होता है अधात्री, वो ठोस होता है। बोन के केस में भी ठोस होता है। बोन के केस में कैल्शियम फॉस्फेट का मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। बोन के केस में कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं ना हम लोग, कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए। क्यों चाहिए? मैट्रिक्स के लिए चाहिए। अस्थियों को, जोड़ों को चिकना बनाती है। जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे ये कार्टिलेज आपको मिलेगा। यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होते हैं। हमारे गले में श्वास नली पे ये जो आपके रिंग होते हैं, उपास्थि वाले कार्टिलेज रिंग, वहाँ भी कार्टिलेज है। हम अपने नाक को मोड़ पाते हैं, कान को मोड़ पाते हैं, क्योंकि कार्टिलेज है इनमें, बोन नहीं है। उपास्थि को मोड़ा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके कार्टिलेज के बारे में। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति होगी वायु में। ये अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। तीनों के तीनों टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड और 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड। जो ध्वनि की गति है और जो ये तापमान है, इनके बीच में सीधा संबंध है। हम तापमान बढ़ाएंगे, ध्वनि की गति बढ़ेगी। देख भी रहे हो यहाँ पर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ध्वनि की गति जो है लगातार बढ़ रही है। लाइकन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। जो लाइकन है ये एक सहजीवीय संबंध है कवक और शैवाल के बीच। तो शैवाल जो है ये थैलोफाइटा समूह में आते हैं, जरूरी नहीं है, प्रोटिस्टा जगत में भी शैवाल आते हैं। जो आपके थैलोफाइटा समूह है इनके अंदर केवल और केवल शैवाल है, लेकिन हर शैवाल थैलोफाइटा समूह के ही अंदर आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन शैवाल तो हमें पता ही है, शैवाल के पास जो है क्लोरोफिल होता है। तो शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है तो ये खाना बनाता है, खाना बना करके इस कवक को खिलाता है। फिर ये कवक क्या करता है? बदले में इसको सुरक्षा प्रदान करवाता है।
तो ये प्रोटेक्शन देता है शैवाल को, बदले में शैवाल इसको खाना खिलाता है बना करके। तो जो लाइकन है ये शैवाल और कवक के बीच में सहजीवीय संबंध है। लाइकन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। मादा एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और मादा क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया होता है, हाथी पांव होता है। तो ये जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है और मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ये कहीं पर जब ये दोनों मच्छर जो है बैठते हैं ना, तो इनके बैठने का जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ये देखो एनोफ्लीज मच्छर जो है ये ऐसे एंगल पे बैठती है, लेकिन ये जो क्यूलेक्स है ये जो सतह है ना इसके समानांतर बैठती है। ये मादा एनोफ्लीज मच्छर है जो ऐसे देखो ऐसे बैठती है, लेकिन ये जो क्यूलेक्स है ये ऐसे समानांतर है इनका बॉडी सतह के। तो मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से हम अलग कर सकते हैं। कैसे? अध अस्तर यानी कि सबस्ट्रेटम की सतह के समानांतर, नहीं ये नहीं होगा, अध अस्तर के साथ एक कोण पर मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से हम अलग कर सकते हैं क्योंकि ये एक एंगल पर बैठती है। देखो मादा एनोफ्लीज ये वाहक है मलेरिया रोग के लिए और मादा क्यूलेक्स ये वाहक है फाइलेरिया रोग के लिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेवार है। लिम्फोसाइट जो कि एक टाइप है WBC का, लिम्फोसाइट जो है ये जरूरी है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट WBC का एक प्रकार है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हिपैटोसाइट हम लोग बोलते हैं लीवर के सेल्स को। WBC फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल या फिर वाइट ब्लड सेल्स। WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट को हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। पहला है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं ना उनमें क्या होता है कि उन कोशिकाओं में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं, और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल। कौन सी WBC है जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो वो है न्यूट्रोफिल, और सबसे कम संख्या में जो पाई जाती है वो है बेसोफिल। फिर ए ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। एक लेंस +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की प्रकार और फोकल लंबाई डैश होगी। लेंस की शक्ति है +2 डायोप्टर। अब देखो शक्ति अगर पॉजिटिव है मतलब फोकल लेंथ भी क्या है? पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल। तो अवतल वाले को तो पहले ही उड़ा दो यहाँ से। फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए क्योंकि लेंस की शक्ति पॉजिटिव है। तो ये आंसर भी नहीं होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। वैसे आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। P = 1/f होता है। P हमारा 2 है, 1/f, तो f हमारा हो जाएगा 0.5 मीटर। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है मतलब पेयर में काम करती है। जोड़े का मतलब पेयर में। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये सही है। आगे देखते हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। जब मांसपेशियां सिकुड़ती है तो छोटी हो जाती है, टाइट हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये सही है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है यानी कि पुश कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। जो मसल है ना, मसल जो है केवल खींच सकती है हड्डी को। मसल हड्डी को केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर यहीं पर सी हो जाएगा। देखिए मांसपेशियां जो होती है वो केवल हड्डी को खींच सकती है, यही कारण है कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। जैसे मान लीजिए ये एक हड्डी है, और एक मांसपेशी है ये जो मांसपेशी है इस हड्डी को इधर की ओर खींचेगी। जब ये हड्डी इधर की ओर मान लो ऐसे हो गया, तो इधर भी जस्ट इसके अपोजिट में एक और मांसपेशी होगी जो इस हड्डी को वापस से इधर की ओर खींचेगी।
ये जो मांसपेशी है, ये जो खींची है, ये वापस से धक्का नहीं देगी। ये मांसपेशी जो इस हड्डी को इधर की ओर खींची है, ये वापस धक्का नहीं देगी। वापस इस हड्डी को खींचने के लिए एक दूसरी मांसपेशी होगी। यही कारण है कि जो मांसपेशियां हैं जोड़े में काम करती है। एक मांसपेशी खींचेगी, वापस से उसको उस स्थान पर डालने के लिए उस हड्डी को दूसरी मांसपेशी खींचेगी, तो धक्का नहीं लगाती है। केवल मांसपेशियां खींचने का काम करती है, धक्का लगाने का काम नहीं करती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये गलत हो जाएगा। अगर यहीं पर ये होता ना, मांसपेशियां केवल हड्डी को खींच सकती है, तो सही हो जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं, ये सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप एक बार पढ़ लेना, जो मैंने आपसे कहा वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील है तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है याद रखना होगा। सबसे अधिक क्रियाशील जो है ये पोटेशियम है, तब सोडियम है, तब यहाँ पर कैल्शियम है। हमारा आंसर यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। बाकी सारे जो है कैल्शियम के नीचे ही आएंगे। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा पहले के n गुना हो जाती है। n का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारा हाफ mv², यानी जो गतिज ऊर्जा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। अगर हम इसको 2 गुना कर दें, इस v को हम 2v कर दें, तो क्या ये 4 टाइम्स हो जाएगी ना। हमसे बोला है कि n गुना हो जाती है, तो n क्या है यहाँ पर 4 है। बी हमारा राइट आंसर। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है, तो इनडायरेक्ट वे में सवाल आपसे ये कह रहा है कि जो शक्ति है इसकी व्यावसायिक इकाई क्या है। जो वाट है ये एसआई यूनिट है शक्ति के लिए, जो जूल है ये एसआई यूनिट है ऊर्जा के लिए, जो किलोवाट है ये भी शक्ति की ही इकाई है, लेकिन हॉर्स पावर जो है ये व्यावसायिक इकाई है, हॉर्स पावर। विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल या वाट सेकंड होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, इकाई भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर इतना जूल होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, लेकिन शक्ति का व्यावसायिक मात्रक हॉर्स शक्ति है। हॉर्स शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। निम्नलिखित में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है बैटरी या फिर सेल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर का काम क्या है? करंट को मापना। एमीटर का काम है करंट को मापना। वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को मापना। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? करंट के डायरेक्शन का पता करना कि करंट जो है कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट के डायरेक्शन को मापता ही है, करंट के डायरेक्शन को तो बताता ही है, साथ में जो बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड के जो करंट होते हैं ना उसको भी ये मेजर कर लेता है। तो देखना विकल्प में क्या है। करंट की दिशा पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल मेनली किया जाता है। देखो जो एमीटर है इसे हम सर्किट में लगाते हैं, सीरीज में, श्रेणी क्रम में, और जो वोल्ट मीटर है इसे हम लोग सर्किट में लगाते हैं पैरेलल में। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? जो ध्वनि है ये सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम तेज चलती है द्रव में, उससे कम तेज चलती है गैस में। ये ध्वनि की स्पीड है, ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में, और निर्वात में जो ध्वनि है निर्वात में ये नहीं चलती है। सी हमारा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? देखो पूछा है धातु तत्व क्या है। अगर सिंपली सवाल ये होता आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है तो आंसर हमारा हाइड्रोजन हो जाता, लेकिन धातु तत्व पूछा है तो आंसर हमारा लिथियम होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का यौगिक नहीं है, कार्बन का कंपाउंड नहीं है? देखो ये जो संगमरमर है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका ये चौक है ये भी है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर होता है लाइमस्टोन वो भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो डोलोमाइट है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये है डोलोमाइट। ये सारे तो कंपाउंड हैं, लेकिन हीरा तो शुद्ध कार्बन है, ये यौगिक नहीं है। हीरा अपने आप में एक शुद्ध कार्बन है, शुद्ध कार्बन, हीरा कार्बन का अपरूप है, ये यौगिक नहीं है। पानी से भरे एक ग्लास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? पानी से भरा ग्लास है, उसमें आप नींबू डाल दो, एक छोटा सा नींबू डाल दो और उसे आप साइड से देखो ऐसे, तो ये साइज में बड़ा दिखता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये जो CD है, ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है, रंगीन दिख रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है हमें हमारे दैनिक जीवन में कई सारी घटनाएं हैं जो देखने को मिलती है। जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा या अंडाकार प्रतीत होना, ऐसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखना तथा वास्तविक सूर्योदय के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखता रहता है, इसके पीछे भी प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय में तारों का टिमटिमाना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल से भरे किसी बर्तन या किसी तालाब आदि की पेंदी का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये सारे क्या है कि आप एक बार पढ़ लेना। इन सब के पीछे कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सवाल यहाँ से आते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा स्टेट प्राप्त होता है उच्च तापमान पर। सूर्य पे, तारों पे जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट बनता है। और जब प्लाज्मा बनता है तब चमक उत्पन्न होती है। यही कारण है कि जो तारे होते हैं, जो आपके सूर्य होते हैं, उनमें चमक होती है, वो चमकते हैं प्लाज्मा स्टेट के कारण। प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनके पास ऊर्जा सबसे अधिक होती है, हाईली एनर्जेटिक। ये आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन 5 अवस्थाओं में से किस अवस्था में पदार्थ के कण के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो आंसर आपका होगा प्लाज्मा। और सबसे कम किस में हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में, क्योंकि वो बहुत ही कम तापमान पर वो अवस्था हमें मिलती है और ये बहुत ही अधिक तापमान पर हमें मिलती है। तो इसके कणों के पास जो ऊर्जा है वो अधिक होगी, उच्च तापमान पर हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो इका बोरोन था वो आज के आधुनिक आवर्त सारणी में उसके स्थान पर स्कैंडियम है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो इका एल्यूमिनियम था वो आज के डेट में वहाँ पर क्या है? गैलियम है। और इका सिलिकॉन के स्थान पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जर्मेनियम है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल तो आते ही हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इका एल्यूमिनियम के बारे में पूछा है तो गैलियम हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तय की गई दूरी 0 है, मतलब वस्तु जो है चली ही नहीं, वो तो विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। जब वस्तु चली ही नहीं तो काहे की दूरी और काहे का विस्थापन? दूरी भी 0, विस्थापन भी 0। जो विस्थापन है ये सदिश राशि है, जबकि जो दूरी है अदिश राशि है। विस्थापन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी है हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है। इन दोनों का रेशियो अगर आप लोगे ना यहाँ पर, डिस्टेंस बट्टे में डिस्प्लेसमेंट, तो या तो 1 के बराबर आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? क्रॉस परागण। परागण तो आप जानते ही हो क्या होता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी जो पराग कण होते हैं, ये बनते हैं परागकोश में। परागकोश में ये आपका नर जनन भाग है, ये नर जनन भाग है पुष्प का, और मादा जनन भाग है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय। अब इस पराग कण का इस वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण ही कहलाता है परागण, यानी कि पोलिनेशन। बस ये स्थानांतरण ही पोलिनेशन कहलाता है। परागकोश से पराग कण का
वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना ही परागण कहलाता है। अब ये जो परागण है ये दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है। आप मुझे ये बताओ कौन सा सेल्फ है और कौन सा क्रॉस है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागन। आप बता दो एबीसी में कौन स्वपरागन है और कौन परपरागन है। अगर पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर हो जाए, एक ही प्लांट के अंदर हो जाए तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। भाई सेल्फ में हुआ है, एक ही प्लांट में हुआ है। और अगर दो अलग अलग प्लांट के फूलों के बीच हुआ पॉलिनेशन तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो सी है ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, ये जो यहाँ पर बी है ये आपका सेल्फ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट के ये दो फ्लावर हैं। और यहाँ पर देखो ए, ये एक ही फूल के अंदर हो रहा है, एक ही फूल के अंदर, तो ये भी आपका सेल्फ हो जाएगा। अब पूछा है यहाँ पर ये कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करवाने वाला एजेंट इनमें से कौन नहीं है, तो पौधे हो जाएगा। भाई जानवर जो है यहाँ से पॉलन उठा करके यहाँ पे ला सकता है, हो जाएगा। जल के द्वारा भी ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ पर आ सकता है, ये भी हो जाएगा। वायु के द्वारा भी उड़ करके पॉलन जो है यहाँ तक पहुँच सकता है, ये भी हो जाएगा। पौधे कैसे पॉलन को यहाँ से यहाँ लेकर के जाएगा? प्लांट तो चलता नहीं है, प्लांट अगर चलता नहीं है तो यहाँ से पॉलन उठा करके कौन सा प्लांट इसको यहाँ पे पहुँचा देगा? नहीं पहुँचाएगा, कोई भी प्लांट नहीं पहुँचाएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एक ही पादप के अंदर दो अलग अलग फूलों में अगर पॉलिनेशन हो जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, और एक ही फूल के अंदर अगर हो जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। दो अलग अलग प्लांट के फूलों के बीच में अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा गलत मैच्ड है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, ये पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, इसे हम पेड़ बोलते हैं। शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष, ये तीन कैटेगरीज होती हैं पादपों के, शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष। तो जो झाड़ियाँ होती है ना, जो झाड़ियाँ होती हैं उनके आधार के पास शाखाएं होती है, मोटे होते हैं और कठोर तना होता है। जो झाड़ियाँ होती है उनके जो तना होते हैं उनके आधार के पास शाखाएं होती है, वो मोटे होते हैं और कठोर होते हैं। उतने कठोर नहीं होते हैं जितने कि वृक्ष में होते हैं। वृक्ष के तना जो होते हैं वो ज़्यादा कठोर होते हैं, उससे कम कठोर होते हैं झाड़ियाँ। और जो शाख के तने होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे हम लता बोलते हैं। सही है, हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पेड़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा श्रब। श्रब यानी कि झाड़ियाँ। पर्णवृंत यानी कि पेटियोल, पेटियोल का काम होता है पत्ती को तने से जोड़ना। ठीक है, ये पर्णवृंत है, ये पत्ती है और ये तना है, इसको जोड़ने का काम ये पेटियोल करता है। नोड तनाओं पर संरचना, नोड, इंटरनोड, ये आपको मिलेगा तना के ऊपर, जड़ों पे नहीं मिलते। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? देखिए, जब ये जो सुरक्षा कोशिका है ना, जब ये गार्ड सेल है, जब इसमें पानी भर जाएगा, जब इसमें पानी भर जाएगा तब ये गार्ड सेल जो है फूल जाएंगे। ये गार्ड सेल जो है, सुरक्षा कोशिका जो है, ये फूल जाएंगे और फूलने के बाद जो स्टोमेटा है ये खुल जाएगा। और जब गार्ड सेल से पानी जो है निकल जाएंगे तो वापस से ये शिथिल हो जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा हमारा आंसर हो जाएगा। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, द्वार कोशिका के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है और रंध्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। तो पानी के मात्रा में बदलाव के कारण जो है ये रंध्र बंद होते हैं और खुलते हैं। तो यहाँ पर जाकर के जो हमारा सेट नंबर 11 है ये समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 12 में। थैंक यू सो मच।